प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ढेर सारे C++ के प्रोग्राम्स बताए थे, बोर्ड पे भी कुछ प्रोग्राम्स बताए थे और कुछ प्रोग्राम्स मैंने आपको सिस्टम में बताए थे, ठीक है ना। अगर आपको जैसे उसमें मैंने डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट यूज़ किया था और कुछ और भी बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ किए थे, अगर आपको उनकी डिटेल्स देखनी है तो आप C के वीडियोज़ देख लीजिए, वो चीज़ें बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना। तो हमने विदाउट यूजिंग क्लास तो कुछ प्रोग्राम्स देख लिए, ठीक है ना, कि C++ में किस तरह से प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसा कि ऊप हम पढ़ रहे हैं, तो अब हम देखते हैं उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज हम C++ में किस तरह से कर सकते हैं। मतलब हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज आज से करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले हम किस पर आते हैं, हम क्लास क्या होती है आपको पता है, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेंबर्स। अब रिलेटेड डेटा और मेंबर्स, मतलब रिलेटेड डेटा मतलब अगर हम एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन स्टोर करें तो उसमें एम्प्लॉय की ही इंफॉर्मेशन रहेगी और उसी से रिलेटेड फंक्शंस रहेंगे, मतलब जो उसी डेटा पर क्या करेंगे, कोई प्रोसेसिंग कर सकेंगे, ठीक है ना। तो अब सपोज हमें क्या करना है, हमें कोई प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब हमें क्या करना है, किसी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है, ठीक है। अब हम एक सिंपल सी क्लास बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ ज्यादा नहीं, स्टूडेंट की दो डिटेल्स रखेंगे, एक उसका रोल नंबर और दूसरा उसका नेम, हम ये दो चीजें रखना चाहते हैं, ठीक है ना। और फिर प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और बाद में सिस्टम पे भी देखेंगे कि किस तरह से रन होगा, ओके। तो अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें क्या करना है, एक स्टूडेंट की डिटेल्स रखनी, सिर्फ रोल नंबर और उसका नेम, ओके। तो हम क्लास बनाएंगे तो उसके लिए कीवर्ड यूज होगा हमारा क्लास, ठीक है। नाम हमें जो भी देना है क्लास का हम दे सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है जो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स हैं उन रूल्स का ध्यान में रखकर ही आपको क्लास का नाम देना है, ठीक है। तो यहां पर वो नाम हमने दे दिया, ठीक है। अब हमें क्लास की बॉडी स्टार्ट करनी है, तो ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, ठीक है, मतलब लगाया, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाया, ब्रैकेट लगाया हमने, ठीक है। हमें क्या क्या रखना है, तो पहली चीज हमें उसका रोल नंबर रखना है, तो मैंने उसका नाम दे दिया RNO। अब आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल, ये रोल नंबर क्या है, वेरिएबल है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें जरूरी होता है आगे उसका डेटा टाइप बताना कि वो किस टाइप का डेटा रखेगा। रोल नंबर इज गोइंग टू बी एन इंटीजर, रोल नंबर ही होने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने लगा दिया सेमीकोलन, जिससे ये स्टेटमेंट टर्मिनेट हो चुका है, ओके। इसके बाद में मैं नेम रखना चाहती हूँ, मतलब किसी स्टूडेंट का नेम को स्टोर करना चाहती हूँ, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ओके। अब नेम जो होती है वो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, देखो कैरेक्टर्स से मिलके बनती है, ABCD इन कैरेक्टर्स से मिलके बनेगी, तो उस चीज को क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग बोला जाता है, जिसके लिए C++ में एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। अगर हम अरे में स्ट्रिंग डिक्लेयर करते थे तो हमें कैरेक्टर अरे ही लेना पड़ा, सॉरी, अगर हम C में स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाहते थे तो हमें कैरेक्टर अरे लेना पड़ता था, यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग, ठीक है, एस स्मॉल है तो स्ट्रिंग लेंगे और उसके बाद नेम। तो कुल मिला के जब भी आपको कुछ नेम वगैरह अल्फाबेट्स का सीक्वेंस स्टोर करना है तो आप ये वाला डेटा टाइप दोगे। तो यहाँ पर ये डेटा टाइप है, ये नाम है, ये डेटा टाइप है, ये नाम है, ओके। तो ये इस तरह से हमने डिक्लेयर कर दिया। क्या इनको भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, नहीं, क्लास को मेमोरी नहीं एलोकेट होती है, हमेशा मेमोरी ऑब्जेक्ट को एलोकेट होती है, क्योंकि क्लास सिर्फ एक टेम्पलेट होता है, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है, ओके। इसके बाद में अभी हम इसमें कोई मेथड्स वगैरह कुछ नहीं दे रहे, हम प्रोग्राम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ओके, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े। हम गेटर्स सेटर्स भी देखेंगे। इसके बाद अब हम करते हैं इसको, फिलहाल के लिए चलो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रही हूँ, आप जरूरी नहीं कहीं पे भी कर देना, क्यों, क्योंकि मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करना चाहती हूँ, और लगा दिया सेमीकोलन। यहाँ पर C++ में ध्यान रखना कि क्लास की एंडिंग होती है तो सिर्फ ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं आता है, बाद में ये सेमीकोलन भी आता है। कर दिया हमने, ठीक है। ये स्पेस में फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये स्पेस दो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये क्लास बना के रख ली, ओके। आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेन फंक्शन का होना जरूरी रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है। आप चाहे हजारों क्लासेस बना लो, हजारों फंक्शंस बना लो, एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है। तो चलो हम एक मेन फंक्शन बनाते हैं। तो हम, और ये मेन किस तरह से क्या होता है, ये मेन, ये सब मैंने आपको बताया था। यहाँ पे इंट का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। ये मेन की बॉडी स्टार्ट हो रही है, कुछ प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं, सी आउट का यूज करते हैं, कुछ यूजर से लेना है तो सी इन का यूज करते हैं, ये सब मैं बता चुकी हूँ। अब क्योंकि हम सी आउट यहाँ पे यूज करने वाले हैं तो हमें दो लाइन्स ऊपर लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहली लाइन होने वाली है हमारी हैश इंक्लूड, और यहाँ हम लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। ये क्यों लिखते हैं सब प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, ओके, और वो भी अच्छी तरह से।
इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस STD, स्टैंडर्ड नेम स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस STD ये लिखना इज कंपलसरी, ठीक है, तभी हम जाके सी आउट का यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई ये बना के तो हमने छोड़ दिए, अब हम इनको एक्सेस कैसे करें। अभी क्या इनकी कोई वैल्यू है, नहीं है। अगर मुझे इसको एक्सेस करने में सीधे से सी आउट नेम या सी आउट आर्नो नहीं लिख सकती हूँ। किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, तो ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे स्टूड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले मैं लिखूंगी स्टूड, जैसे कि यहाँ हुआ था, पहले हमने लिखा डेटा टाइप, फिर जो नाम देना था हमने दे दिया, ठीक है। इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा स्टूड, क्योंकि ये क्लास भी तो क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हमने डिफाइन किया है, ओके। तो यहाँ हमने लिखा स्टूड। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो नाम देना है। सपोज मुझे अभी एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एस, ठीक है। तो ये एस क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट पर, मतलब जब हम कंपाइल करेंगे तो इस पॉइंट पर आकर क्या अलोकेट होगी, मेमोरी अलोकेट होगी, ओके। अब ये मेमोरी कैसे अलोकेट होगी, तो ये ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हुई, ये है हमारा एस। अगर देखो हम बात करें किसी इंटीजर की, आपने कहीं पे भी भूल जाओ ये सब है, आपने इंट ए लिखा है तो इस ए को कुछ ऐसे मेमोरी अलोकेट होती है। ये ए क्योंकि इंटीजर है तो इसको 4 बाइट्स मिलेंगी, 4 बाइट्स इसको मिलेंगी, ठीक है ना। और एक बाइट की साइज होती है 8 बिट्स। क्या हुआ, इसको वो 4 बाइट्स मिल गई, और इसका कोई शुरुआती एड्रेस भी होगा, स्टार्टिंग एड्रेस, क्योंकि 4 बाइट्स मिली, चारों का एड्रेस तो हम नहीं याद रखेंगे ना। तो इसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा, फर्स्ट बाइट का, उसको बोला जाता है इसका बेस एड्रेस है, उसी को इसका एड्रेस बोला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये ए को 4 बाइट्स मिली है, ठीक है, और ये उसका क्या है, एड्रेस है, कुछ इस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी इस एस को मेमोरी मिली है। अब कितनी मेमोरी मिलेगी, तो देखो इसके अंदर डेटा कितना है, इसके अंदर 2 डेटा मेंबर्स हैं, एक है रोल नंबर, तो यहाँ पर हमारे ये रोल नंबर को स्पेस मिल गया। अब हर बार मैं साइज की बात नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ रोल नंबर को स्पेस मिल गया और यहाँ पर नेम को स्पेस मिल जाएगा। C++ में किस तरह से, या जावा में, मैं सीधे जावा में बताऊंगी स्ट्रिंग्स को कैसे स्पेस मिलता है, उसका कंसेप्ट हम बाद में देखेंगे। सी का कंसेप्ट तो मैं अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि किस तरह से स्ट्रिंग्स को मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि आप वहीं पे बता देते हो उसको कितनी मेमोरी की जरूरत है। यहाँ पे आपने नहीं बताया है कि इसको कितनी मेमोरी की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने यहाँ पे लिख दिया है नेम, मतलब इन 2 डेटा मेंबर्स के लिए इसको क्या मिलने वाली है, मेमोरी मिलने वाली है। ये इसको मेमोरी मिल जाएगी जब हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, ये बाद की बात है, ठीक है। इसके बाद में चलो ये हमें स्पेस भी अलोकेट हो गया। अब इनको एक्सेस करना है तो मैं सीधे से रोल नंबर लिखूंगी, तो भाई किसका रोल नंबर, मुझे एस की हेल्प से ही मैं इसको यूज कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक डॉट ऑपरेटर है, ठीक है। तो अब डॉट ऑपरेटर हम कैसे लिखेंगे, एस डॉट आर एन ओ अगर मैं लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको एक्सेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं असाइन की है, तो अगर मैं लिख दूं एस डॉट आर एन ओ इज इक्वल्स टू कुछ भी दे दिया, ठीक है, मतलब मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं इस एस के रोल नंबर में 101 स्टोर कर दूं, लेकिन यहां एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो क्लास का डेटा होता है वो क्या होता है, प्राइवेट टाइप का होता है। क्या होता है, प्राइवेट टाइप का होता है, जिसको आप ऐसे ही क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसी के मेंबर्स इसको, जैसे आपके घर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके घर के ही मेंबर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन हैं उसके लिए। पहला ऑप्शन ये है कि चलो इसको पब्लिक डिक्लेयर कर दो। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक लिख देते हो, उसके बाद कॉलन लगा देते हो, तो उसके बाद आप जो कुछ भी लिखोगे वो पब्लिक टाइप का हो जाएगा। जो कुछ भी लिखोगे वो पब्लिक टाइप का हो जाएगा। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड पर सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है। इनफैक्ट वीडियोस तो जिस भी टॉपिक पर आप चाहोगे कि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए उस पर बन जाएगा, लेकिन आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर वॉच टाइम बहुत कम आता है, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, 1-2 ने रिक्वेस्ट की है कि इस पर डिटेल वीडियो बनाइए, तो नहीं बनेगा। आप लोगों के अगर रिस्पॉन्स, होमवर्क वगैरह आप सबमिट करते हो तो उस केस में किसी भी टॉपिक पर डिटेल वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, तो अब ये सब पब्लिक टाइप के हो गए, मतलब इनको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का यूज करके। ऐसे नहीं अभी पब्लिक हो गए तो लिख दो सीधा रोल नंबर, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर एरर नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि अब हम इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, इसका रोल नंबर सेट हो जाएगा 101, ठीक है। अभी हम फंक्शंस भी ऐड करेंगे आज की ही वीडियो में।
इसके बाद नेम की वैल्यू देते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं एज डॉट नेम इज इक्वल्स टू जो आपको नाम देना है वो दे दो, ABC दे दिया मैंने, और फिर सेमीकोलन। ओके, इसके बाद चलो यहाँ पे नेम में आ जाएगा ABC। अब हम इनको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको पता है सी आउट यूज होता है, तो सी आउट लिखा, और इस ऑपरेटर का, आउटपुट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, ये भी लिख दिया। अब इसके बाद में प्रिंट करने के अलग अलग तरीके हैं, सीधे से आप लिख दो एस डॉट RNO, ठीक है, और फिर इसके जस्ट बाद सपोज आप लिख देते हो सी आउट और एस डॉट नेम, ऐसा कुछ लिखते हो, क्या लिख रहे हो, एस डॉट नेम। तो अब देखो आउटपुट किस तरह से आएगा, पहले हम उसको देखते हैं। ओके, अब हम कहाँ पे थे, इसकी ये एंडिंग कर दी, यहाँ आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ, इसके बाद में इस एस को मेमोरी एलोकेट हुई, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जब आपने लिखा एस डॉट RNO इज इक्वल्स टू 101, तो इस एस के रोल नंबर में 101 आ गया। जब आपने लिखा एस डॉट नेम इज इक्वल्स टू ABC, तो इसकी नेम वाली फील्ड में क्या आ गया, ABC आ गया। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। सपोज आपने यहाँ पे दे दिया होता S1 और S2, तो इसका मतलब कि स्टोर्ड टाइप के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, एक होता आपका S1, दूसरा होता आपका S2, ठीक है। ये है RNO और ये है इसका नेम। ओके, अब अगर आप लिख रहे हो S1 डॉट RNO इज इक्वल्स टू दिस, तो इसके रोल नंबर में 101 आएगा और फिर इसके नेम में ABC आएगा। इसके जस्ट बाद आप लिख देते हो S2 डॉट RNO इज इक्वल्स टू जो देना है वो दे दो, तो इस S2 के RNO में 102 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इससे आपकी, अब आप इसी तरह के प्रोग्राम्स बना के देखना, मैं आज के ही वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स दूंगी ताकि आप यूज टू हो जाओ एकदम क्लास से। तो सब ऑब्जेक्ट क्लास कैसे बनानी है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, इन सब कंसेप्ट से आप क्या हो जाओ, बिल्कुल फ्रेंडली हो जाओ। ओके, तो इस तरह से ये हो गया। इसी तरह से आप लिखते हो S2 डॉट नेम, तो क्या हो जाएगा, S2 के अंदर क्या आ जाएगा, जो आप नाम दे रहे हो इसकी नेम फील्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब आता है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सी आउट एस डॉट RNO, अब S1 डॉट RNO, तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, S1 का RNO प्रिंट हो जाएगा। अब फिर आपने लिखा है S1 डॉट नेम, तो S1 का नेम प्रिंट हो जाएगा यहीं पे, बिल्कुल यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सी आउट क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करके कर्सर एग्जैक्टली यहाँ पे ले आता है डिस्प्ले को, तो अब आप जो प्रिंट करोगे वो यहीं पे प्रिंट होगा। आप चाहते हो डिस्प्ले शुड बी नेक्स्ट लाइन, तो एक तरीका अभी आप देख लो, वो क्या है हमारा एंड L। मतलब हम क्या कह रहे हैं, अब देखो अगर आपने एक और बार आउटपुट ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है तो आप एक और आउटपुट यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप 2-3 जितने भी आउटपुट ऑपरेटर्स का एक ही सी आउट स्टेटमेंट में यूज करके जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू चाहो आप प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ हमने पहले लिखा है S1 डॉट RNO, वो लिखा, उसके बाद हमने लिखा है एंड L, जो कि न्यू लाइन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारा कर्सर कुल मिला के नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। तो 101 प्रिंट होने के बाद हमारा कर्सर यहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यही चीज आप रोल नंबर और नेम के लिए भी कर सकते हो, किसके, S2 के रोल नंबर और नेम के लिए भी आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक हमने दो चीजें नोटिस की कि पहली चीज ये कि इसमें कोई फंक्शंस तो है ही नहीं, मतलब हम क्या बोलते हैं, क्लास जो होती है वो डेटा और फंक्शंस का कलेक्शन होती है, तो सिर्फ क्या डेटा स्टोर करने के लिए हमने क्लास बनाई है, बिल्कुल नहीं बनाई है। दूसरी चीज, मतलब हमें पब्लिक ही देना पड़ेगा, तो पब्लिक दे दिया तो कोई भी क्लास उसको, कोई भी फंक्शन उसको यूज कर पाएगा। तो अब हम इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए वो वाला कंसेप्ट देखते हैं। अब देखो आगे हमें इसमें फंक्शंस ऐड करने, लेकिन आपका फंक्शंस का कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो अभी के अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए फंक्शंस इन सी, इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस दिए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें बड़े ही सिंपल और देसी एग्जांपल के साथ मैंने फंक्शन एक्सप्लेन किए। दूसरा है जिसमें मैंने अलग अलग टाइप से फंक्शंस बनाए हैं, जिसमें हम आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते, वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, अगर आपका वो वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज क्लियर नहीं होगी। अगर मैं वो क्लियर करने अभी बैठूंगी तो 2 वीडियोस उसके लिए चाहिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो चीज बनी हुई है क्यों ना आप उसको रीयूज कर लो, यही तो होता है हमारे रूप में। तो आप पहले उन चीजों को देख लीजिए, इमीडिएटली अभी पॉज करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। होप कि आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें क्या करना है, फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है। किसके लिए, जो इनको एक्सेस कर सके, जो उनमें कुछ सर्चिंग वगैरह जो भी कर सके। अभी हम सर्चिंग जैसे बड़े प्रोग्राम्स तो नहीं बना रहे हैं, अभी हम सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन जो क्या करेगा, इनकी वैल्यूज को सेट करेगा,
दूसरा फंक्शन जो इनको डिस्प्ले करेगा, जो कि हमने मेन में एक साथ कर दिया था, लेकिन हम चाहते हैं एक फंक्शन ऐसा हो जो इनकी वैल्यूज को सेट करे, दूसरा ऐसा हो जो इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करे। ठीक है, अलग अलग तरीकों से वैल्यूज को हम सेट कर सकते हैं। इन्हीं को सेटर्स एंड गेटर्स भी बोलते हैं, लेकिन हम वो वाले सेटर्स एंड गेटर्स बाद में, जब मैं अभी प्रोग्राम बताऊंगी ना आपको लास्ट में, उसमें देख लेना। अभी हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं जो क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेगा, सेट करेगा। क्या करेगा, सेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम चलो एक नाम देते हैं सेट डेटा। लेकिन यहां पे चलो हमें फंक्शन बनाना है जिसका हम नाम क्या दे देते हैं, सेट डेटा। तो यहां पे हमने लिखा वॉइड। अब वॉइड मैंने उस वीडियो में बताया था क्योंकि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज को जाके सेट कर देगा। आपने किसी को बोला वहां जाके रख दो तो वो रख देगा, आपको कुछ नहीं आके देने वाला है। वैसा ये फंक्शन है। यहां पे मैंने लिख दिया सेट डेटा। ओके, और इसके बाद में अब मुझे ना यहां से दो वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। ठीक है, मुझे यहाँ से रोल नंबर भेजना है और यहाँ से नेम भेजना है। ओके, तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले रोल नंबर किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक इंट, यहाँ पे नाम दे दिया आई। फिर मुझे क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए। क्यों, मुझे नेम के लिए क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, उसका नाम मैंने दे दिया एस। ओके, इसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, ध्यान से समझना है इस कंसेप्ट को। यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ RNO इज इक्वल्स टू आई, और फिर यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, नेम इज इक्वल्स टू एस। क्या लिख दिया मैंने, नेम इज इक्वल्स टू एस लिख दिया। ओके, इसको पूरा मैं ड्राई रन करके आपको बताऊंगी। चलो पहले हम इतना कंसेप्ट समझ लें। तो देखो यहाँ पर हमने सेट डेटा फंक्शन लिया है, तो उसको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल करना है तो ये क्या है तो क्लास का ही पार्ट। तो इसको हमें कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज करना है। कॉल करना क्या होता है ये भी उस वीडियो में मैंने बताया है। भाई आपने किसी को ट्रेन करके छोड़ दिया इज नॉट इनफ। जब तक आप उसको कोई काम नहीं दोगे, काम देने के लिए आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। तो ये आपने बता तो दिया कि इसको ये काम करना है, लेकिन कॉल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब क्योंकि जिसको आप कॉल कर रहे हैं वो उम्मीद करता है कि आप उसको दो वैल्यूज दो, तो आपको दो वैल्यूज कॉल करते टाइम देनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये फंक्शन ये उम्मीद कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाएं, तो आपको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने ही पड़ेंगे। रिपीट वो वीडियोस देख लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने स्टूड का सीधा सा ऑब्जेक्ट बनाया एस नाम से। ठीक है, अभी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे हमें लिख देना है एस डॉट, देखो एस के लिए मैं सेट डेटा को कॉल करना चाह रही हूँ, तो यहाँ लिख दिया सेट डेटा। अब पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर को मैं सिंपली दे दूंगी जो भी देना है, लेकिन स्ट्रिंग वैल्यू देने के लिए, स्ट्रिंग लिटरल देने के लिए डबल कोट्स का यूज होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कुछ भी ABC नहीं लिख सकती हूँ, मुझे डबल कोट्स के अंदर क्या देना पड़ेगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग है, जो भी मेरा नेम है वो देना पड़ेगा। अब देखो ऐसा करने पर ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो एस को मेमोरी एलोकेट हुई, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है, मेमोरी एलोकेट होगी। ये रोल नंबर है और ये क्या है, हमारा नेम वाली फील्ड है। ये मेमोरी एलोकेट होगी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस है। यहाँ पे हमारे एस के लिए सेट डेटा को कॉल किया है, एस के लिए कॉल किया है, ध्यान देना, एस के लिए कॉल किया है मैंने। अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने लिखा है यहाँ पे S1, तो S1 के लिए कॉल होगा, S2 लिया तो S2 के लिए कॉल होगा। तो यहाँ पे सेट डेटा 101 और ABC यहाँ से भेजे। अगर आप ऐसे और ऐसे किसी को दे रहे हो तो वो उसी ऑर्डर में आपसे चीज लेगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू पहले के अंदर कॉपी होगी आर्गुमेंट के अंदर, दूसरी दूसरे के अंदर। तो यहाँ 101 यहाँ से मैं दे रही हूँ किसी को, कोई सपोज मैं पानी दे रही हूँ, तो उसके पास ग्लास में कुछ होना चाहिए जिसके अंदर वो पानी ले सके। अब जैसा मैं डेटा यहाँ से भेज रही हूँ वहां पर भी वैसा ही कोई कंटेनर होना चाहिए जिसमें वो होल्ड कर सके। यहाँ से मैं इंटीजर भेज रही हूँ तो यहाँ इसके पास भी एक इंटीजर होना चाहिए जिसमें वो उसको होल्ड कर सके। तो यहाँ से मैंने 101 भेजा, तो यहाँ मुझे एक नया इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करेंगे तभी उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, और उसके अंदर ये 101 क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ओके, यहाँ से मैंने ABC भेजा जो कि स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे कंटेनर भी कुछ वैसा ही होना चाहिए जो इसको होल्ड कर सके। तो ये यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर हुई जिसके अंदर ये ABC जाके कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा ABC। ठीक है, अब अभी तो ये I और S के अंदर है, हमारा ऑब्जेक्ट तो खाली पड़ा है।
कैसे करें? तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमने RNO इज इक्वल्स टू आई, तो RNO के अंदर आ जाएगा आई जो कि है 101। अब आपको लगेगा यहाँ तो हमने डॉट ऑपरेटर का यूज किया ही नहीं है, लेकिन अभी हम किसके अंदर है, इस क्लास के ही अंदर है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, इस फंक्शन को आप क्लास के बाहर भी क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये पता है कि ये फंक्शन किसका पार्ट है, इस स्टूड का ही पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है। ओके, अब देखो सपोज घर के अंदर आप जैसे बाहर से कोई बोलेगा कि इस बिल्डिंग बी की नेहा की बात हो रही है, लेकिन घर का ही मेंबर ऐसे थोड़ी बोलेगा बिल्डिंग बी की नेहा आप कहाँ हो। अगर मैं घर में ही मेरे किसी फैमिली मेंबर को कॉल करूंगी तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी हाउस नंबर 6 की है, नहीं, मैं सीधे बात कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं ये स्टूड का ही पार्ट है, ये भी स्टूड का ही पार्ट है, तो ये इसको सीधे ही एक्सेस कर सकता है RNO इज इक्वल्स टू जो भी, ठीक है। और होता क्या है कि जब हम जैसे हमने इस एस के लिए सेट डेटा कॉल किया तो एक दिस पॉइंटर करके क्या होता है यहाँ पे पास होता है। वो दिस पॉइंटर का कंसेप्ट हम बाद में समझेंगे अच्छी तरह से। मतलब यूं समझ लो इस एस का एड्रेस इसके साथ में जाएगा, जैसे ही मैंने रोल नंबर लिखा मतलब समझ जाएगा कि जिसके लिए कॉल हुआ है उसी की बात हो रही है, जिसके लिए कॉल हुआ है। अभी एस के लिए कॉल हुआ है मतलब एस के ही रोल नंबर की बात हो रही है। ओके, इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नेम इज इक्वल्स टू एस। इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूं, नेम मतलब एस के नेम में क्या आ जाए, एस आ जाए, जो कि क्या है ABC है, तो यहाँ पे ABC आ गया। तो इस तरह से हम क्लास के डेटा को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेट कर लिया। अभी और बहुत सारी चीजें देखेंगे, कंस्ट्रक्टर का भी यूज करेंगे हम। ओके, अब बात आती है भाई डेटा तो सेट हो गया, अब हम क्या करें, तो अब हमें इस डेटा को डिस्प्ले भी तो करना है, तो हम वापस यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। हाँ, दूसरी चीज ये, यहाँ हम अब एक चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, अगर यहाँ से मैंने ये पब्लिक लाइन हटा दी और ये पब्लिक वाली जो लाइन है यहाँ पे दे दी, ठीक है, तो अब आपको कोई एरर नहीं मिलने वाली है। डेटा तो प्राइवेट हो गया, मतलब इसको बाहर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब आप लिख के देखो सी आउट एस डॉट RNO, पक्का एरर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर सब कुछ ही प्राइवेट है तो हम बाहर एक्सेस कैसे करें, तो इसीलिए इन फंक्शंस को हमने क्या रखा है, पब्लिक टाइप का रखा है। इससे क्या है कि क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पब्लिक टाइप का है, तो क्लास से बाहर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस घर की कोई चीज किसी को यूज करनी है, ठीक है, कोई चीज, ठीक है, तो उस केस में डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकता है, लेकिन उस घर के किसी फंक्शन मतलब किसी मेंबर से, किसी पर्सन से वो मांग सकता है। तो वैसे ही ये है घर की प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन मान लिया कोई यूज उसको करना चाहता है तो इसकी हेल्प से कर सकता है। तो यहाँ हमने ऐसे ही किया है, इस प्राइवेट चीज को हमें यूज करना है तो हमने इस पब्लिक फंक्शन का यूज किया है और हमने इस चीज को देखो सेट कर दिया। ओके, इसके बाद बात आती है इसको हम प्रिंट कैसे करवाएं। अब हमने देख लिया क्योंकि ये प्राइवेट टाइप का है तो हम सीधे से यहाँ प्रिंट नहीं करवा सकते हैं, तो एक और फंक्शन बनाया जाए जो इनको क्या करे, प्रिंट करे। तो चलो हम एक नाम दे देते हैं उसका डिस्प्ले, जो कि सिर्फ क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो यहाँ हमने नाम दे दिया उसका डिस्प्ले नाम दे दिया। और यहाँ इसकी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, सी आउट। यहाँ पे आप पूरा मैं सिस्टम पे बताऊंगी, देख लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट। अब हम यहाँ पे क्या एस डॉट RNO लिखना जरूरी है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम सीधे से क्या लिख देंगे, RNO, ठीक है। इसके बाद में इसी के जस्ट बाद लाइन आएगी सी आउट और हम क्या लिख देंगे, एस डॉट, नहीं, ओनली नेम, ठीक है। अब एस लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हम आगे बहुत सारे वीडियोस में ये भी हमें देखेंगे। आज के ही वीडियो प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि कुछ मैंने प्रोग्राम्स ऐसे भी बताए जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, कंसेप्ट। तो अब होगा क्या, अगर अब इस डिस्प्ले फंक्शन को मुझे कॉल करना है तो जस्ट राइट एस डॉट डिस्प्ले। तो उस केस में क्या होने वाला है, इस एस ऑब्जेक्ट के लिए ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। तो ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल हुआ, जैसे ही हमने लिखा रोल नंबर प्रिंट करना है, सी आउट रोल नंबर, मतलब किसका रोल नंबर, जिसके लिए इसको कॉल किया गया है, मतलब एस का रोल नंबर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने लिखा सी आउट नेम, तो किसका नेम, इस एस का नेम क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब हम और चेंजेस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे S1, S2 लिख दिया, ठीक है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अभी S1 डॉट सेट डेटा किया है, वैसे ही आप S2 डॉट सेट डेटा, उसको मैं प्रोग्राम में आपको बताती हूँ। देखो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्टूड S1, S2, अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, S1 डॉट सेट डेटा 101 ABC। अब क्या कॉल हुआ, यहाँ से 101 जैसे पहले गया था, यहाँ से ABC जैसे पहले गया था जाएगा। यहाँ हमने लिखा रोल नंबर इज इक्वल्स टू आई। तो अगेन अब तो कंफ्यूजन हो सकता है ना, भाई रोल नंबर तो दो जगह पे, कौन से रोल नंबर की बात हो रही है। तो जिसके लिए कॉल हुआ है, S1 के लिए कॉल हुआ है, तो इसका एड्रेस भी समझ लो यहाँ से जाएगा। तो किसका एड्रेस, किसका रोल नंबर सेट हो जाएगा, इस S1 का रोल नंबर 101 सेट हो जाएगा। फिर
नेम इज इक्वल्स टू एस, तो किसका नेम, जिसके लिए ये कॉल हुआ है, तो कॉल किसके लिए हुआ है, S1 के लिए कॉल हुआ है, तो इसका नेम ABC सेट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को मैं सिस्टम पे भी बताऊंगी, डोंट वरी। इसके बाद मैंने लिखा S1 डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे हम जाएंगे, फंक्शन पे हमारा कंट्रोल जाएगा, क्या प्रिंट हो जाएगा, रोल नंबर प्रिंट होगा, किसका रोल नंबर, जिसके लिए ये कॉल हुआ है। फिर किसका नेम प्रिंट होगा, जिसके लिए कॉल हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप लिख दो S2 डॉट सेट डेटा, क्या लिखोगे, S2 डॉट सेट डेटा, और जो डेटा आपको भेजना है वो आप भेज दो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक चीज को प्रिंट करने के बाद ही आप दूसरा दो, इस लाइन को आप इसके जस्ट बाद भी दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लिखो S2 डॉट डिस्प्ले, तो अब होगा क्या, अब क्योंकि हमने S2 के लिए कॉल किया है, तो अब यहां से जाएगा 102, यहां से जाएगा XYZ, ठीक है। यहां आया 102, यहां आया XYZ, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा RNO इज इक्वल्स टू आई, तो RNO के अंदर क्या आ जाएगा, 102, कौन सा RNO, जिसके लिए ये कॉल हुआ है, तो यहां आ जाएगा 102। फिर नेम में आ जाएगा S, मतलब XYZ, किसका नेम, S2 का नेम, ठीक है, तो यहां आ जाएगा XYZ। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हम किस तरह से डेटा को सेट कर सकते हैं। अब मैं सिस्टम पे आपको बताती हूँ कि यही वैल्यूज अगर मुझे यूजर से पूछनी है तो हम किस तरह से पूछ सकते हैं, और एक दो और चीजें हम इसमें देखेंगे। अब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पर ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं सिस्टम पर। अब ये दो लाइंस जो है, ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइंस तो आपको हर प्रोग्राम में लिखनी ही लिखनी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक सिंपल सी क्लास से। क्लास का नाम भी दिया है हमने सिंपल ही, ठीक है। तो ये सिंपल नाम की क्लास है जिसके अंदर हमें क्या करने हैं, 3 इंटीजर्स लेने, और हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम का नाम हमारा क्या है कि हमें 3 स्टूडेंट के मार्क्स हमें ये एज अ डेटा पार्ट स्टोर करने हैं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम का चलो नाम ही लिख देती हूँ, टू डिस्प्ले या टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एवरेज ऑफ 3 सब्जेक्ट मार्क्स, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स पहले मुझे क्या करने हैं, यूजर से पूछने हैं और उनका एवरेज डिस्प्ले करना है, लेकिन इसमें मुझे क्लास का यूज करना है। तो ये है मेरा डेटा पार्ट, ठीक है, जिसमें ये मार्क्स है। अब इस डेटा पर मैं अब इस डेटा की वैल्यू सेट कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर सकती हूँ, इस पर कोई कैलकुलेशन कर सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे फंक्शंस की जरूरत है, जिसमें मेरा पहला है फंक्शन सेट मार्क्स। एक तरह से मेरा क्या है, सेटर है, जो इन मार्क्स को क्या करेगा, सेट करेगा, इनमें कोई वैल्यू क्या करेगा, असाइन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर इंट और ए के बीच में स्पेस आएगा, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एवरेज पहले हमें क्या करना है, मार्क्स को सेट करने हैं। तो यहाँ पे M1 इज इक्वल्स टू ए, M2 इज इक्वल्स टू बी एंड M3 इज इक्वल्स टू सी। ये मैंने अच्छी तरह से आपको ड्राई रन करके बता दिया था कि ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारा सेटर, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, इनका एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक एवरेज नाम का फंक्शन बना रही हूं मैं। तो ये एवरेज नाम का मैंने फंक्शन बनाया, जिसमें मैं क्या करूंगी, जो हमारा एवरेज का फॉर्मूला होता है वो लगाऊंगी। अब क्योंकि एवरेज में डिवीजन हो रहा है तो रिजल्ट फ्लोट में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एवीजी को फ्लोट डिक्लेयर किया है। M1 प्लस M2 बाय 3 नहीं लिखा है, 3.0 लिखा है, ताकि मुझे जो रिजल्ट मिले वो फ्लोट में ही मिले और फिर वापस फ्लोट में ही स्टोर हो एवीजी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। और इस एवरेज को मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, प्रिंट करवा रही हूँ, एवरेज इज, और फिर एवीजी इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो डेटा भी हो गए, फंक्शंस भी हो गए, क्लास पूरी कंप्लीट है। अब हमारा आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में जैसा कि आपको पता ही है हमें क्या करना होता है, पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। क्लास का नाम क्या है, सिंपल है, तो सिंपल नाम की क्लास का सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, S1 नाम दे दिया। आप चाहो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। S1 के लिए पहले सेट डेटा को कॉल किया है मैंने, ठीक है। तो ये सेट डेटा ही है, नहीं सॉरी, इसका नाम है सेट मार्क्स, तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया है, सेट मार्क्स नाम दे दिया है। अब भी मैं आपको मार्क्स यहाँ से ही भेज के बता रही हूँ, ठीक है, कंपाइल टाइम ही। बाद में हम इसमें चेंजेस करेंगे जिसमें हम मार्क्स भी यूजर से पूछेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोई से भी मार्क्स यहाँ से 3 मार्क्स भेज दिए हैं। 34A में कॉपी हो जाएगा, 45B में और 44C में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और फिर M1 में A की वैल्यू, M2 में B की और M3 में C की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। उसके बाद मुझे इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए एवरेज फंक्शन को कॉल करना है। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। इसको हम कंपाइल करेंगे तो पहले ऑब्वियसली सेव करने के लिए पूछेगा, तो जो आपको नाम देना है आप यहाँ पे नाम दे सकते हो। तो कुछ भी यहाँ पे आपको जो नाम देना है, एवरेज वगैरह जो नाम देना है दे दिया। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कोई एरर होगी तो एरर डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे एरर 0 वार्निंग 0 करके क्या आ गया है हमारे सामने, मैसेज आ गया। रन किया तो एवरेज प्रिंट होके आ गया है, ठीक है ना।
हम वैल्यू को चेंज भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे 47 या चलो 49 वैल्यू दे के देखती हूँ। ठीक है ना, तो देखिए हम पॉइंट में भी रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको फिर से कंपाइल किया और रन किया तो देखो पॉइंट में रिजल्ट आ रहा है, मतलब रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब प्रोग्राम में चेंजेस हम करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हमने मार्क्स डायरेक्टली भेजे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और ये मार्क्स किसमें कॉपी हो गए हैं, इसमें सेट मार्क्स फंक्शन की हेल्प से पहले एबीसी में कॉपी होकर M1 M2 M3 में आ गए। ओके, अब हम एक काम करते हैं, मार्क्स जो है यूजर से पूछते हैं। यूजर से पूछना है तो हम मेन फंक्शन में भी पूछ सकते हैं या सेट मार्क्स नाम के फंक्शन में भी। पहले हम मेन में पूछते हैं तो हमें 3 वेरिएबल्स फिर से चाहिए। कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, एक है x, दूसरा है y और तीसरा है z। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा एंटर मार्क्स, एक मैसेज डिस्प्ले किया, नहीं भी दो तो भी चल जाएगा। इसके बाद में इन तीनों मार्क्स को हमें स्टोर किसके अंदर करना है, पहला x के अंदर, फिर y के अंदर, फिर z के अंदर। अब यहाँ से डायरेक्टली 34 और ये जो वैल्यूज है वो ना भेज के मुझे यहाँ से एक्स वाई जेड भेजनी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ से कॉपी कहाँ पे चली जाएंगी, इस सेट मार्क्स के ए बी सी में, एक्स ए में और वाई बी में और जेड सी में, और फिर इसी तरह से M1 M2 में कॉपी हो जाएंगे। अब कंपाइल किया, फिर रन किया, अब हमसे मार्क्स पूछे जा रहे हैं। मार्क्स आपको जो देने हैं आप मार्क्स यहाँ से दे सकते हो। मार्क्स देने के बाद हमारा ये एवरेज कैलकुलेट होके आ चुका है। ठीक है ना, अब हम थोड़े से और चेंजेस करते हैं। ठीक है, मतलब हम एक काम करते हैं कि ये जो मार्क्स हमने मेन फंक्शन में पूछे ना, मेन फंक्शन में ना पूछ के हमारा जो सेट मार्क्स है उसी में पूछते हैं। तो ये 3 वेरिएबल्स की यहाँ जरूरत नहीं है, और ये जो है ये वाला कोड हम कहाँ पे कॉपी कर देंगे, ये वाला कोड हम कॉपी कर देंगे सेट मार्क्स के अंदर। अब इसकी भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि हम मेन से कुछ भेज ही नहीं रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई आर्ग्यूमेंट्स हमें हटाने पड़ेंगे। एंटर मार्क्स मैसेज आएगा, लेकिन अब हमें XYZ की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ही M1 M2 M3 के अंदर मार्क्स को स्टोर करवा देंगे जो यूजर एंटर करेगा, क्योंकि M1 M2 M3 इस क्लास के मेंबर्स है, उसके फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको भी यहाँ से हमने हटा दिया क्योंकि हम मार्क्स यहाँ से अब नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, मार्क्स हम डायरेक्टली सेट मार्क्स के अंदर ही पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड, इसको भी हमने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आई, इसको रन किया, मार्क्स पूछे गए हमसे। जो मार्क्स आपको देने हैं यहाँ पे आप मार्क्स दे दीजिए, चेंज कर करके देख के देखिए तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना, एक और बार हमने रन किया, अब हम और भी वैल्यूज चेंज कर करके देखते हैं तो हमारा रिजल्ट जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। एक और बार हम रन करते हैं ताकि हमारा कुछ जो पॉइंट में है रिजल्ट क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो फिर से हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। अब वैल्यूज को थोड़ा सा हमने चेंज किया तो देखो पॉइंट में रिजल्ट भी आ रहा है। अब इसी प्रोग्राम में हम ये चेंजेस करते हैं कि देखो इस एवरेज फंक्शन को हमने क्या कर रखा है, अंदर ही डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब हम चाहें तो किसी भी क्लास के किसी भी फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को बाहर डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्लास के अंदर हम सिर्फ बता दें कि इसमें हम ये चीजें यूज करेंगे, लेकिन डिफाइन हम बाहर करें। तो सपोज हम एवरेज फंक्शन को ही बाहर डिफाइन करते हैं, कहाँ पे, क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, वॉइड लिखा। उसके बाद हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है कि कौन सी क्लास को बिलोंग कर दे, क्योंकि हो सकता है एवरेज नाम के बहुत सारे फंक्शंस हो, तो हमें बताना है जो कि अलग अलग क्लास के हो। तो ये सिंपल क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसलिए हमने सिंपल क्लास का नाम लिखा। ठीक है, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है, 2 कॉलन यूज करके स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बन गया ये हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फंक्शन का नाम है हमें वो दे देना है, एवरेज हमारे फंक्शन का नाम है, और यहाँ पे जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो, यहाँ ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो हमने ब्लैंक रखा। अब हमें हमारी जो क्लास की डेफिनेशन है उसे वहां से ऊपर से हटा के हमने इसके अंदर क्या कर देना है, पेस्ट करना है। डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डेटा को ये वैसे ही एक्सेस कर सकेगा जैसे वो क्लास के अंदर एक्सेस कर रहा था, सिर्फ डेफिनेशन ही तो बाहर आई है। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये डिक्लेरेशन यहाँ पे होना जरूरी है ताकि ये पता चले कि एवरेज इस क्लास का ही पार्ट है। अब डिक्लेरेशन में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई कैसे डिक्लेयर किया जाता है, मतलब ये इसका सिग्नेचर अंदर होना। इसी तरह से हम किसी भी फंक्शन को, इस सेट मार्क्स को भी हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग तरीके देखे। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है, एक एम्प्लॉय की डिटेल्स को हमको क्या करना है, स्टोर करना है, मतलब वो हमारा डेटा हो जाएगा, और उनको क्या करना है, प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये आया हमारी क्लास एम्प्लॉय। डेटा में हम जितना डेटा चाहें, जैसे फोन बुक हम बनाते हैं ना, जो जो डेटा फील्ड्स हम चाहें वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का आईडी लिया हमने, नेम लिया, और फिर हमने क्या लिया है, स्ट्रिंग में ही। अब देखो इनके डेटा टाइप का ध्यान दो, आईडी इंटीजर होता है, नेम स्ट्रिंग होता है, फोन
नंबर के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो हो नहीं रही, तो हम स्ट्रिंग में भी स्टोर कर सकते हो, वैसे भी स्ट्रिंग में थोड़ी कम मेमोरी की जरूरत पड़ेगी अगर हम फोन नंबर को स्टोर करते हैं तो। अब यहाँ पे ये डेटा हमारा हो चुका है। अब इस डेटा पर जो भी एक्शंस परफॉर्म करने, कोई प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए हमें फंक्शंस चाहिए। तो जैसा कि हम हमेशा लेते हैं सेट डेटा, सेटर, तो हमारा सेटर हो जाएगा, वो भी हम अलग अलग तरीके से ले लेते हैं। तो पहला हो जाएगा हम मेन फंक्शन से भेजेंगे, ठीक है। तो मेन फंक्शन से हमें 3 वेरिएबल्स भेजने पड़ेंगे, एक ई के लिए, मतलब 3 वैल्यूज भेजनी पड़ेंगी। किसके लिए? एक ईआईडी के लिए, एक नेम के लिए, एक फोन नंबर के लिए, ठीक है। ईआईडी के अंदर ई आ जाएगा, फिर हमारा नेम के अंदर एन आ जाएगा, और फोन नंबर के अंदर हमारा पीएच के अंदर जो भी वैल्यू भेजी जाएगी वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, इट्स अप टू अस कि हम क्या प्रोसेसिंग और करना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं कि हमें सिर्फ डिस्प्ले ही करना है, तो हमने शो नाम का एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। शो नाम का फंक्शन में हमें क्या करना है, इन तीनों चीजों को शो करना है। अब फॉर्मेटिंग आपके ऊपर है, कितने अच्छी तरह से सजा धजा के आप शो करना चाहते हो। मैंने सिंपली लिखा नेम ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे कॉलन लगाना है, लगा दो। इसके बाद में आप टेबुलर फॉर्म में भी डेटा को शो कर सकते हो, ये सब आप करके देख सकते हो, हम आगे देखेंगे जब हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, फोन नंबर, मुझे फोन नंबर डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे फोन नंबर लिख दिया। फोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय देना है तो आप फोन नंबर ऑफ एम्प्लॉय दे दो। इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम आपको ध्यान देना है, जो आपने डेटा पार्ट में दिए हैं वही आपको वेरिएबल्स के नाम देने हैं। तो ये वेरिएबल्स का नाम आपको ध्यान रखना है, नहीं तो एरर आ जाएगी, उसको भी आप करेक्ट कर देना, ठीक है। एरर आती है तो ही आप सीखते हो कि हाँ हमने यहाँ कोई गलती की है, नेक्स्ट टाइम हमें वो नहीं करना है, ठीक है। एरर को खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, ई आई डी दे देना है, एंडल दे देना है, और सेमीकोलन लगा दिया हमने। तो ये हमारा शो पार्ट भी कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो कोई और कैलकुलेशन, सैलरी वगैरह और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हो। ये हुआ हमारा मेन फंक्शन, जिसमें हमें ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले हम एक ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं। तो हमने इसका एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमें 3 चीजें भेजनी है। किस ऑर्डर में? जैसे हमने उस फंक्शन में सेट डेटा में रखा था उसी ऑर्डर में। पहले अगर हमने नेम रखा होगा तो नेम ही भेजना पड़ेगा, जो हमने रखा होगा पहले हमें भेजना पड़ेगा। तो शायद हमने पहले आईडी रखा है, तो हमने पहले रखा है, हाँ आईडी रखा है, तो पहले हम आईडी भेजेंगे। तो आईडी जो इंटीजर है विदाउट डबल कोट्स हम भेज देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेम है, और नेक्स्ट दोनों चीजें स्ट्रिंग है तो हमें डबल कोट्स में ही देनी है। तो पहले हमने भूमि दे दिया, अब यहाँ पे मैं मेरा फोन नंबर दे देती हूँ, ठीक है। तो आप ये मत मानना ये मेरा रियल फोन नंबर है, कुछ भी दे दिया, वैसे भी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ये नंबर दे दिया मैंने। इसके बाद में यहाँ पे हम इवन के लिए शो फंक्शन को कॉल करेंगे। देखो सेट डेटा से वैल्यू सेट हो गई, शो से ये वैल्यूज शो हो जाएंगी। कंपाइल किया, इसके बाद में इसको क्या किया गया, रन करेंगे हम। तो देखो जो हमने भेजा था वो अच्छी तरह से क्या हो चुका है, शो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में अब हम इसका एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम सेट डेटा वाली लाइन को क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे। तो अब सेट डेटा वाली लाइन को ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके बस इवन की जगह ई2, और जो डेटा आपको चेंज करना है वो डेटा आप चेंज कर दीजिए। आईडी, नेम, फोन नंबर जैसे आपको चेंज करना है आप यहाँ पे चेंज करके, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो ई1 भी सेट हो गया, ई2 भी सेट हो गया। अब ई1 को तो शो कर ही लिया था हमने, अब हमें क्या करना है, ई2 को भी शो करना है। तो ई2 डॉट शो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये ई2 डॉट शो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब एक और काम करते हैं, हम थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करते हैं यहाँ पे। भाई फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल्स और सेकंड एम्प्लॉयज की डिटेल ऐसे हमें पता भी तो चले, अलग अलग से दिखें। तो ई1 को शो करने से पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फर्स्ट एम्प्लॉय लिख देते हैं, ठीक है। और फिर ई2 को शो करने से पहले, मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट की डिटेल्स शो करने से पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सेकंड एम्प्लॉय लिख देते हैं, ओके। तो इससे अब आउटपुट थोड़ा सा हमें समझ में आ जाएगा। कंपाइल किया अगेन हमने, और फिर इसको हमने रन किया। तो आप देख सकते हो फर्स्ट एम्प्लॉय की डिटेल्स आने के बाद मैसेज आया सेकंड एम्प्लॉय, उसके बाद सेकंड एम्प्लॉय की क्या आई है, सारी डिटेल्स आई हैं, ओके। अब हमें और भी चेंजेस करने हैं। तो जैसे कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम, प्रीवियस प्रोग्राम में किया था कि डेटा जो है यूजर से पूछना है हमें, तो यहाँ पे हम यूजर से कहाँ पूछेंगे, सेट डेटा वाले पोर्शन में ही यूजर से हम डेटा पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको हटा देते हैं। यहाँ से हटा दिए तो ऑब्वियसली अगर हमने यहाँ से हटाया तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में से भी हटाने हैं। वो मैं रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी तो देखो वहां से भी हमने हटा दिए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यूजर से पूछना है। तो पहले मैसेज देंगे हम, एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स हैं, एंटर आईडी, क्योंकि हम चाहते भाई यूजर सही साथ ऑर्डर में दे। तो हम पहले आईडी, नेम एंड फोन,
नंबर ये हमने लिख दिया ताकि यूजर उसी ऑर्डर में दे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डेटा टाइप मिसमैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब यूजर ने आईडी दिया, वो किसके अंदर चला जाना चाहिए, सबसे पहले ईआईडी के अंदर जाना चाहिए। तो सी इन के अंदर पहले हमने लिखा ईआईडी। फिर यूजर ने नेम दिया होगा तो वो कहाँ जाना चाहिए, नेम नाम की फील्ड के अंदर जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम लिख दिया है। फिर यूजर ने क्या दिया, फोन नंबर दिया, तो PHNO में जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसको भी हम देखते हैं सही साथ रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कंपाइल एंड रन हमें इसको भी करना है। तो इसका देखो आउटपुट क्या आ रहा है। तो हमसे आईडी पूछा, पहले हम क्या देते हैं, आईडी देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं। फिर हम क्या दे रहे हैं, जो फोन नंबर हमें देना है कुछ भी दे दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे। तो यहाँ से हमने दे दिया फोन नंबर। ठीक है, अब दूसरे एम्प्लॉय के लिए भी हमने यही चीज कॉल की है, इसीलिए दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल्स हमसे पूछी जा रही हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल्स दे दी। अब देखो ये सारी डिटेल्स जैसे पहले प्रिंट हो रही थी वैसे ही प्रिंट होके आ रही हैं, बस हमने इस बार यूजर से पूछा है। अब हम एक और इसमें चेंज करते हैं, वो बहुत बढ़िया सी चीज है। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं डिटेल्स को, किसमें, इस क्लास के अंदर ही शो कर रहे हैं। लेकिन मैं तो मेन फंक्शन के अंदर ही एक्सेस करना चाहती हूँ, किसको, फोन नंबर को या जो भी डिटेल्स को। ठीक है, मतलब मैं प्राइवेट जो डेटा है उसको मैं एक्सेस करना चाहती हूँ मेरे मेन फंक्शन के अंदर, प्राइवेट डेटा को मेन के अंदर। वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन उसके लिए हम गेटर्स बना सकते हैं। तो अब हमारा गेटर्स का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो फंक्शंस तो एक्सेस कर सकते हैं ना, तो फंक्शन जो प्रिंट कर रहे थे ना उसकी जगह अब रिटर्न करेंगे। तो आईडी रिटर्न करने के लिए मैंने गेट आईडी फंक्शन बनाया जो कि आईडी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एक्सेस कर सकता है, क्लास का मेंबर है। नेम को रिटर्न करने के लिए मैंने क्या बनाया है, रिटर्न नेम बनाया है। तो ये भी क्या कर सकता है, नेम को रिटर्न कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मुझे रिटर्न करवाना है किसको, मुझे फोन नंबर को रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, गेट पीएच लिख दूंगी। तो ये भी तो एक्सेस कर सकता है, किसको, फोन नंबर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर रिटर्न फोन नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, उन फंक्शंस को कॉल करना है, क्योंकि फंक्शंस तो पब्लिक पार्ट में है। पब्लिक पार्ट की जो भी चीजें हैं उनको तो हम एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मैं एक पब्लिक फंक्शन को एक्सेस करूंगी यहाँ से, जैसे गेट आईडी फंक्शन को एक्सेस करूंगी यहाँ से, और वो पब्लिक फंक्शन मुझे क्या करेगा, प्राइवेट डेटा को रिटर्न करके देगा। ये बिल्कुल वैलिड चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गेट आईडी लिख लिया E1 के लिए। ओके, यही चीज मैं किसके लिए कर सकती हूँ, E2 के लिए भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो यह कॉपी करके यहाँ पे E2 लिख दिया। चलो हम सारी चीजें एक साथ ही एक्सेस करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं थोड़े से यहाँ पे चेंजेस करती हूँ ताकि आपको आउटपुट सही साथ समझ में आए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, सबसे पहले आईडी इज, ताकि आपको लगे भैया आईडी शो हुआ है। तो EMP आईडी, और फिर यहाँ पे आपको ये ऑपरेटर का यूज करना है, आउटपुट ऑपरेटर का। फिर मुझे लिख देना है EMP नेम, फिर वापस आउटपुट ऑपरेटर का यूज करके मुझे क्या कर देना है, EMP नेम। यहाँ पे आउटपुट ऑपरेटर नहीं लगाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो एरर आएगी, क्योंकि एक कांस्टेंट स्ट्रिंग में एक वेरिएबल को मिक्स नहीं कर सकते, सेपरेट करने के लिए हमें ये लगाना पड़ेगा। अब गलती से मैंने नेम लिख दिया था, गेट नेम फंक्शन मुझे यहाँ पे बनाना चाहिए था। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, E1 डॉट गेट नेम लिख देंगे। एंड सेम थिंग वी हैव टू डू फॉर सेकेंड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे फोन नंबर मैंने नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने कॉपी किया और क्या कर दिया, यहाँ पे पेस्ट करके E1 की जगह E2 दे देने हैं। आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट EMP आईडी, सेकेंड EMP आईडी, ये सब भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब इसको भी हमने कंपाइल किया और इसको भी हमने क्या किया, रन किया। हमसे सबसे पहले डिटेल्स पूछी गई, जैसे कि पहले हो रहा था, दोनों एम्प्लॉय की डिटेल्स पूछी गई हमसे। इसके बाद में हमने ये सारी डिटेल्स जैसी फिल करनी थी कर दी, और ये सारी डिटेल्स हमें प्रिंट होके मिल रही है। लेकिन अब मेन फंक्शन उन्हें क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास के प्राइवेट डेटा को आउटसाइड द क्लास भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, गेटर्स की हेल्प से।